Okay, so my dear students, basically we are going to start with oxidation state. From today's session, we are going to learn about oxidation state. अब क्वेश्चन ये आता है बच्चा लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है? तो आपको मैं ये चीज पहले भी समझा चुकी हूँ कि मान लीजिए आपके पास H2SO4 है या फिर आपके पास H2SO3 है, तो आपको पता है कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है या तो वो -2 होती है या +6 होती है, ये इसकी वैलेंसी है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो भाई वो जितने भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके उस कंपाउंड का हिस्सा है, उसमें उसे जितना चार्ज मिलता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन +2, हर एक हाइड्रोजन +1 तो +2 +x +4 2 -8, तो यहाँ पे आपका सल्फर +6 स्टेट में, करेक्ट। इस वाले केस में इसको +6 चार्ज मिल रहा है। और अगर ऊपर वाले में देखेंगे तो 3 2 -6 +2, तो यहाँ पे इसको +4 चार्ज मिल रहा है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड के हिसाब से बच्चा लोग वैरी कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी वेरिएबल, करेक्ट है ना, एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन वैलेंसी आपकी कंसिस्टेंट रहती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन the charge that is being carried by that particular element in a compound. I hope you understood. Understood तो yes लिख दो फटाफट। चैट सेक्शन में आपको अपने रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, that you all already know. Yes, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। Let's move down. As you can see this table, ये टेबल 8.3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अगर ये सीरीज की बात कर लें तो ये डी ऑर्बिटल में 3D सीरीज है। 3D सीरीज में कौन कौन है देखो ध्यान से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। व्हाट यू कैन सी, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। मैंगनीज को देखिए +2 +3 +4 +5 +6 +7, समझ रहे हो। और अपने जिंक को देख लो, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। राधे राधे प्रशांत, हाउ आर यू? हाँ जी बच्चा लोग, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अब डी ऑर्बिटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 d1 to 10 ns1 to 2, करेक्ट है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन दोनों अगर निकाल दो तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हुआ? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के कितने आप एस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। वैलेंस शेल आपका ये है, ये आपका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? डी में मैक्सिमम 10 होते हैं और एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, तो 10 + 2 12, ठीक है। और मिनिमम कितने निकाल सकते हो? तो एस में से एक मिनिमम निकाल सकते हो, यानी +1 से +12 तक वैरी कर सकता है। तो कायदे से हम देखें तो इसमें मैंगनीज जो है आपका, वो आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कहां तक लेकर जा रहा है? +2 से +7। ये 3D स्टेट में या 3D सीरीज में सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला जो एलिमेंट है उसको क्या कह दिया आपने? मैंगनीज। सिंपल है, समझ गए, याद रहेगा, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंगनीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा लोग, है ना। मैंगनीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसीलिए उन्हें निकालना आसान है। जिनके पेयरिंग हो जाती है उनमें से निकालना डिफिकल्ट होता है, जैसे कि जिंक है। तो जिंक को अगर आप देखोगे 4s2 3d10 होता है, तो भाई डी तो ऑलरेडी स्टेबल है, आप मैक्स टू मैक्स एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के खुश हो सकते हो। जिंक ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, समझ गए। तो मुझे बता दो 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन क्विकली। कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चा लोग, वेरी गुड एकता कपूर। व्हाट अबाउट कोमल, प्रशांत, ईशान, जल्दी से बताइए, आंसर बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जिसा जो हमें ध्यान रखना है। अरे भैया तुमको क्या हो जाता है, हाँ देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉइंट ये लिखिएगा कि मैंगनीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करता है।
द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि स्कैंडियम और जिंक सबसे लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, अर्ली इन द सीरीज scandium is virtually unknown, scandium 2 is virtually unknown, and titanium 4 is more stable than titanium 3 or titanium 2. At the other end, the only oxidation state of zinc is +2. They are simply studying the table. Table में हमने देख लिया already कि scandium +3 oxidation state में और zinc +2 oxidation state में stable होता है, ठीक है। The maximum oxidation state of reasonable stability corresponds in the value to the sum of s and d electron. मैंने आपको पहले भी बताया कि maximum oxidation state कितना होगा, ये डिपेंड करेगा s और d के इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास कितने हैं। अगर d के 5 है और s के 2 हैं, तो मुझे बताइए मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट वो एलिमेंट दिखा सकता है। अगर d के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी गुड एकता कपूर, क्या बात है। चलिए कोमल, बहुत ही बढ़िया। तो हमें ये समझ में आया कि वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कभी आपने ये पी ब्लॉक में सुना था या फिर आपने ये एस ब्लॉक में सुना था कि इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? नहीं सुना था। यानी ये पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है ना। This is in contrast with the variability of oxidation state of non-transition element where oxidation state normally differ by a unit or a 2. ठीक है, तो बाकी ग्रुप्स के अंदर you know that ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर +1 या +2 से वेरी करता है, इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब चलो नीचे चलते हैं, लेट्स मूव डाउन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, देखिए ध्यान से, we will be focusing now on this paragraph. An interesting feature in variability of oxidation state of D block element is noticed upon, especially in group 4 through 10. Although in the P block the low, अच्छा यहाँ पे एक बहुत important point, P block में हमने क्या देखा था, as you move down the group, बच्चा लोग, down the group जब आप move करते हैं तो stability किसकी बढ़ती थी P block में, जल्दी बताइए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती थी या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की? पी ब्लॉक का पूछ रही हूँ। एकता कपूर, कोमल, ईशान, जीशान, वेरी गुड। तो पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन डी ब्लॉक में उल्टा है। व्हेन यू आर कंसीडरिंग डी ब्लॉक डाउन द ग्रुप, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बच्चा लोग इंक्रीज होती है। ये चीज नोटिस करिए, अच्छे से लिख लीजिए वहां पर, ठीक है। तो इन पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय हेवियर मेंबर, क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता था, है ना। द ऑपोजिट इज ट्रू इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि अगर आप मोलिब्डेनम और टंगस्टन को देखें तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं रादर देन क्रोमियम इन +6 स्टेट, ठीक है। तो क्रोमियम ऊपर देखो, Cr इधर आता है, ठीक है, मोलिब्डेनम उसके नीचे आता है और उसके नीचे टंगस्टन आता है। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चा लोग कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हेवियर एलिमेंट्स में बढ़ जाती है, एंड दिस केस इज ऑपोजिट टू व्हाट यू हैव लर्न फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इट ऑलवेज हैपेंस व्हेनेवर आई एम, ओके, यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। Lower oxidation state are found when a complex compound has ligand capable of pi acceptor character in addition to sigma bonding. पहले तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया, सब बोल दो यस फटाफट, फटाफट कमेंट सेक्शन में यस बोलिए, जल्दी करिए बच्चा लोग। ओके, वेरी गुड। अब हम एक नया पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है किसके अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो वो किनके अंदर दिखेगा, स्पेशली उन लिगैंड्स के साथ दिखेगा जो बैक बॉन्डिंग करते हैं या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं, यानी कि जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों बनाते हैं, उनके अंदर
आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट NiCO4, ठीक है, निकल कार्बोनिल कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होता है और फिर भी वो स्टेबल होता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तब स्टेबल होता है जब आपका मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और उसके अंदर भी जो लिगैंड है वो सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्डिंग करता है। तो सिग्मा बॉन्डिंग तो हमें अंडरस्टूड है, पाई बॉन्डिंग कैसे करेगा? बाय बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पढ़ा है किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। याद आया कि नहीं आया? आकांक्षा बताएगी, शबाना बताएगी, शान बताएंगे, कोमल बताएगी, जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वैशाली, क्या बात है क्या बात है। तो चलिए अब इसको क्लियर कर लेते हैं। यानी कितने पॉइंट्स आपने यहाँ पे सीखे? पहला सीखा कि मैंगनीज है उसका मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। फिर हमने देखा कि भाई पी ब्लॉक के अंदर जो चीज होती थी डी ब्लॉक के अंदर उसका ऑपोजिट होता है। और फिर हमने देखा कि कार्बोनिल के साथ कोई भी मेटल कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चीजें तभी स्टेबल होती है जब वो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनाती है, यानी कि बैक बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। दैट्स ऑल। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम बढ़ेंगे आगे, चलते हैं आगे बच्चा लोग, एंड वी आर गोइंग टू मूव डाउन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हुए। नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable oxidation state। सीधी सी बात है, स्कैंडियम हो गया आंसर आपका। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चा 4s1 3d, जिंक भी लिख सकते हो, करेक्ट है ना? 4s1 3d10, तो ये, अरे 3d10 लिख रही हूँ, 4s1 3d1 ना, कि 4s2 3d1, हाँ 4s2 3d1 करेक्ट। तो इस केस में आप देख सकते हो, यस ईशान ऑफ कोर्स ये पूरी वीडियो रिकॉर्डेड होगी तो आप टेंशन मत लीजिए। 4s2 3d1 अगर इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है तो ये मैक्स टू मैक्स ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो भी ये इतना रेडिली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिल जाता है, +2 में तो +1 में तो नहीं दिखता है, ठीक है? तो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है ये, तो स्कैंडियम आप लिख सकते हैं आंसर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर बच्चा लोग, दैट इज we are going to talk about electrode potential। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी मैम? बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है ना। देखो यहाँ पे हमें सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिफाइन करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ आराम से चल रही हूँ सेक्शन में, ठीक है? देखो, अगर आपके पास कोई सॉलिड मेटल है, मेटल इन सॉलिड स्टेट, अगर आप उसे M2+ में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये चीज सिंगल स्टेप में पॉसिबल है? एकता बताएगी, ईशान बताएगा, हमारे प्रशांत बताएंगे, हमारी कोमल बताएगी, शबाना बताएगी, जल्दी करो बताओ। नहीं पॉसिबल है। वेरी गुड वेरी गुड, पॉसिबल नहीं है वैशाली, है ना? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कितने स्टेप में रिएक्शन पॉसिबल होगी, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आपका मेटल सॉलिड स्टेट में है तो उस मेटल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? सुनो ध्यान से। अगर आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से निकालना होता है तो याद करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom। तो आपका ये एटम कैसा होना चाहिए? गैसियस फेज में, आइसोलेटेड, अकेला होना चाहिए और गैसियस फेज में होना चाहिए। अगर वो अकेला और गैसियस फेज में नहीं है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर मैं ऐसा लिख रही हूं, सोडियम इन सॉलिड स्टेट इज गिविंग Na+ इन सॉलिड स्टेट, इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट और नॉट? जल्दी से बताइए। Sodium in solid state is giving you Na+ in solid state +1 electron. Very good. This is incorrect. अगर मुझे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले मुझे सोडियम को सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा
और जब भी किसी चीज को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हो वहां पे क्या लगता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना? वेरी गुड। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगा के आपने सोडियम को गैस फेज में ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद सोडियम इन गैसियस फेज is going to lose one electron to form sodium ion, correct? तो ये हो गया आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी E1, ठीक है। उसके बाद Na+ फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na2+ बनाएगा बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन शॉर्ट, अगर मुझे M से M2+ में ट्रांसफॉर्म होना है तो मेरे लिए 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों मिलाकर तब जाकर एक मेटल M2+ में ट्रांसफॉर्म होगा। बोलो एकदम क्लियर है? चमक गया? एब्सोल्युटली क्लियर है ना? तीनों एनर्जी का सम करना पड़ेगा हमें, है ना? बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये पॉइंट नोट डाउन करना कि वी नीड ऑल द 3, तीनों का सम चाहिए, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, हाँ ये देखो, सॉरी, हाँ, related to the transformation of solid metal ion M2+ ion in solution and their standard electrode potential. The unique behavior of copper having a positive E0 accounts for its inability to liberate hydrogen from acid. अब हम स्पेशली कॉपर की बात करेंगे बच्चा लोग। एक चीज याद रखना, हमें पता है कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। लेकिन अगर आप कॉपर को HCl से ट्रीट करोगे तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? है ना, है ना? कॉपर ये चीज नहीं कर पाता है बच्चा। क्यों नहीं कर पाता है? वैसे कायदे से देखें तो कॉपर को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ लोगे तब वो ये काम कर लेगा, तब ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेगा। लेकिन आपका एसिड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए तभी कर पाएगा। नॉर्मल केसेस में, डाइल्यूट केस में ये HCl के साथ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जानना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे जानेंगे। बहुत ही आसान है बच्चा लोग। दिक्कत ये है ना, मैम कंसंट्रेटेड HCl में हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देखो HCl के साथ इसका दिक्कत है, HCl के साथ रेडिली रिएक्शन नहीं शो करता है। अब क्या रीजन है उसके पीछे वो बता देती हूँ पहले मैं, ठीक है? क्योंकि HCl से बेहतर एसिड है H2SO4 और HNO3 तो और भी बेहतर है क्योंकि वो साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है? तो जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों नहीं कर रहा है ऐसा। तो अगर मैं रिएक्शन लिखती हूँ कॉपर प्लस HCl, इट इज गिविंग यू CuCl2 प्लस H2, इमेजिन करो, ठीक है? यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे +2 में जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 में जाएगा, ठीक है? अगर मैं इनके E0 रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं और हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है बच्चा लोग। और कॉपर के केस में ये वैल्यू कितनी होती है, याद दिलाओ, याद दिलाओ, किसको याद है? किसको याद है कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है? एनीबडी? और शुड आई राइट? ढिंक अरे जल्दी बताओ नालायको, नोबडी रिमेंबर्स दैट। 0.34 वोल्ट याद है कि नहीं है? है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल गए? ओ देखो, एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो एक तरफ से भूलते जा रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हाई होती है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है? इतना बता दो बस, चलो यही कर लो तुम लोग। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, शबाना, कोमल, एकता, ईशान, हमारी आकांक्षा साहू, हु विल टेल मी? किसी को याद नहीं है? हाय राम। अच्छा, कोमल ने बोला रिड्यूस होता है, ईशान बोल रहा है ऑक्सीडाइज होता है, शबाना बोल रही है ऑक्सीडाइज होता है। व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चिका नहीं याद है क्या? ऐसा करोगे तुम लोग हैं? ओलो, चलो आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं।
याद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। याद करो जब हम जिंक के साथ रिएक्शन किया करते थे तो हम क्या करते थे, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। बोलो ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? है? यस, फिजिबल है। अच्छा, तो जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था और कॉपर +2 से 0 में जा रहा था। और बच्चा अगर तुम लोगों को याद है, अगर नहीं याद है तो चेक करो वैल्यू, मुझे जिंक की चेक करके बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर द केस ऑफ जिंक? हर चीज को एकदम जड़ से खत्म करो। मेरे हिसाब से 0.76 है, बट वंस मोर आई विल कंफर्म 0.76 वैल्यू फॉर द जिंक, है ना? मैं करेक्ट हूं मुझे पता है, बट स्टिल आई विल चेक वंस। जिंक रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? यस यस, -0.76 एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए ध्यान से, तो जिंक की वैल्यू -0.76 है और कॉपर की 0.34 है, करेक्ट है ना? तो बच्चा इसमें 0 से ये +2 जा रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी जो सब्सटेंस की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी छोटी होगी वो उतना आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो रिड्यूस होगा। इतना समझ में आ गया? उसका रिडक्शन होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो कॉपर यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, +2 से 0 जा रहा है। अब आ जाओ इस केस में, Cu प्लस HCl, CuCl2 प्लस H2। मुझे बताओ कि हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में रिडक्शन किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में रिडक्शन किसका होना चाहिए बच्चा लोग? गुड मॉर्निंग ईशान, गुड मॉर्निंग। बताइए जल्दी से, किसकी वैल्यू हाई है? किसकी वैल्यू हाई है? वेरी गुड, कॉपर की वैल्यू हाई है। तो कायदे से आपके कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए यहां पर। चलो देखते हैं रिएक्शन के अंदर। तो कॉपर 0 से +2 जा रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? क्या ये रिएक्शन फिजिबल है बच्चा लोग? बिल्कुल नहीं। तो बस आपको आंसर मिल गया। कायदे से हर केस में ऐसा होता है, लेकिन वहां पे ये इम्पैक्ट कैसे नलीफाई हो जाता है, क्योंकि आपका एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है? और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो शी से जनरेट हुआ है, और शी के अंदर जो कंटेनर था, याद करो, शी के अंदर जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंटेनर था उसमें एसिड का 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिया गया था, तब हमने उसे 0 वोल्ट बताया था। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो भाई उसका E0 वैल्यू बढ़ने के चांसेस है ना, है कि नहीं? चेंज हो जाएगा ना। तो बस यही रीजन है, सिंपल है। क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम क्रिस्टल क्लियर करो और चीजों को लॉजिकल सोचो, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इस चैप्टर में भी आपको, है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। So the unique behavior of copper having a positive E0 accounts for its inability to liberate H2 from acid। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? Only oxidizing agents या फिर oxidizing acids like nitric and hot concentrated sulfuric acid react with copper. The high energy to transform Cu to Cu2 plus is not balanced by its hydration enthalpy। ठीक है? अगर आप Cu से Cu2 प्लस ट्रांसफॉर्म होते हैं ना बच्चा, तो इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। अब इस चीज पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, जो कि क्वेश्चन नीचे आने वाला है, ये चीज बस याद रखिएगा, ठीक है? चलो लेट्स मूव डाउन, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। चले कहाँ है समंदर के पार, बच्चा लोग देखो ध्यान से। यस, pay attention here. The general trend towards less negative E0 values across the series is related to general increase in sum of first and second ionization enthalpies. जब हम when you are moving across the series, यानी 3D सीरीज के अक्रॉस मूव हो रहे हो, या 4D सीरीज के अक्रॉस मूव हो रहे हो, या 5D सीरीज के अक्रॉस मूव होते हो ना, तब क्या होता है, आपका जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है
प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन तीनों का सम का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, इसीलिए आपकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती जाती है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यू कैन सी द ट्रेंड इन दिस ग्राफ. ये ग्राफ में दिखाई दे रहा है आपको, वैल्यूज आपकी धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रही है. टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वैल्यूज आपकी -1.5, -1, -0.50, मतलब इस तरह से ऊपर जा रही है. तो इफ यू आर गोइंग इन 3D सीरीज, योर वैल्यू इज गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव. ई नॉट वैल्यू यानी ई नॉट M2 + 2 M का कन्वर्जन पॉजिटिव होता जाता है और इसका आपको रीजन पूछा जाता है. एकदम क्लियर? ओपी क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? स्माइल कर दो, प्यारी सी स्माइल. Zn में रिड्यूस हो गया वैल्यू लास्ट में, यस. हम अगेन एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहे हैं. जिंक के साथ क्या दंगा हुआ हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. बाकी जनरल ट्रेंड अगर आप यहां से यहां तक ऑब्जर्व कर सकते हो तो यू कैन सी दैट्स योर जनरल ट्रेंड. ओके, चलो बहुत बढ़िया. अब आ जाओ नीचे. नीचे मैम कितने जाना है? तो कितने हम दाल बाटी चूरमा खाने नीचे जा रहे हैं. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, देख रहे हो. एग्जाम्पल 8.4 एंड एग्जाम्पल और क्वेश्चन 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है ना. Why is Cr2+ reducing and Mn3+ oxidizing when both have D4 configuration? बच्चा लोग बहुत ही आसान जवाब, सुनिए ध्यान से. देखिए अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सिंपल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते वो सुन लो. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बचा लो 24. कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d5. अगर मैं क्रोमियम को +2 स्टेट में लेके जाती हूं तो 4s0 3d4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, है ना. वैसे ही अगर मैं मैंगनीज की बात करती हूं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 25 और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5. अगर मैं Mn को +3 स्टेट में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 4s0 3d4. करेक्ट है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब दोनों का 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है, Cr+2 का भी 4 है, Mn+3 का भी 3d4 है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ, મને બહુ સરસ પંજાબી આવડે છે, મને ગુજરાતી પણ આવડે છે અને ત્વાડા कुत्ता, ये लाइन मैंने सुना था अभी रिसेंट में जो वायरल हुआ है. स्वाड़ा कुत्ता टॉमी, मारा कुत्ता कुत्ता है. किसी ने सुना ये? हाँ जी. चलो कोई नहीं. हाँ, यशराज वाला. ओके ग्रेट. चलिए यहाँ ध्यान दीजिए. तो रीजन इसका ये है बच्चा लोग, पहले तो यहाँ पे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा. देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है? Mn+5 यानी स्टेबल में से 3d4 जाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? अच्छा, Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है. Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये रेडिली रिड्यूस होता है. रेडिली रिड्यूस होने का मतलब इट गेन्स इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. तो ये Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d4. बच्चा लोग अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बता दो. होगा, ऑफ कोर्स होगा. तो वो कायदे से क्या प्रेफर करेगा? रिड्यूस होना प्रेफर करेगा. और अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. यस और नो? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है. तो भाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जस्टिफाइड है. तो अब क्रोमियम को क्या दिक्कत है? क्रोमियम क्यों रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है? तो जरा क्रोमियम का केस भी देख लेते हैं. Cr+2 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा लोग 3d4. अगर ये रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है यानी कि ये रेडिली ऑक्सीडाइज हो रहा है. रेडिली ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करना. तो आप पूछोगे मैम अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो 3d3 हो जाएगी, है ना. तो 3d3 में ये स्टेबल कैसे होगा?
याद करो जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है बच्चा लोग, और वो कौन से ऑर्बिटल्स बनाता है, जल्दी याद करो। ये रहा T2G और ये रहा ऊपर EG, है ना। T2G और EG में स्प्लिटिंग होगी तो आप कायदे से इसके 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे T2G में, तो वो तो हाफ फिल्ड स्टेबल होगा ना, T2G 3 एंड EG 0। इसी वजह से वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बोलो चमक गया, चमका कि नहीं चमका है। अरे देखो डोरेमोन की एंट्री हो रही है बड़ी ही शानदार तरीके से, है जी। समझ गए ना, एब्सोल्युटली क्लियर बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के क्वेश्चन कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर आयन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर देखोगे क्या पूछा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिड्यूसिंग नेचर। अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूस होगा, अगर रिड्यूसिंग है तो ऑक्सीडाइज होगा, उसके हिसाब से उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करवा के देखो क्या वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और उसके बाद आंसर करो। आंसर हमेशा सही निकलेगा। समझ गए। कौन सी स्प्लिटिंग होगी, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? करेक्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चा। तो जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्रोमियम अक्सर +2 स्टेट में ऑक्टाहेड्रल के केस में पाया जाता है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया है ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है, ठीक है, ये अज्यूम्ड केस है यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि +2 स्टेट में क्रोमियम अक्सर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्टेबल होता है। चलिए अब ड्राइंग क्लियर कर ले, ढिंक चिका। चलो 8.4, the E0 M2 plus M value for copper is positive. What is the possible reason for this? तो ये पूछा जा रहा है कि Cu2 plus फॉर्म में, यानी कि अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखूं, यानी Cu2 plus गेटिंग कन्वर्टेड टू Cu, इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल बच्चा लोग पॉजिटिव है, यानी कि +0.34 है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप सिंपल लिखेंगे, इट हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाई हाइड्रेशन, ओ तेरी, हाई, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। रुको रुको रुको, इरेज करने दो, उल्टा बोल दिया बच्चा लोग, 1 मिनट। इट हैज वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर आपका कॉपर सॉलिड स्टेट में है, मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है या डालना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, दोनों ही केसेस में आपका मेटल